नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल की स्थायी समिति के सदस्यों ने गुरुवार को पहलवानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की और विपक्षी नेताओं ने इस मामले में तत्काल सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के एक सदस्य ने कहा कि हमने समिति के अध्यक्ष के समक्ष मुद्दों को उठाया है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पहलवानों को जबरन हटाने के संबंध में समिति के अध्यक्ष सरकार को पत्र लिखेंगे। समिति के एक सदस्य के अनुसार बैठक में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की है कि दिल्ली के जंतर मंतर स्थित धरना स्थल से प्रदर्शनकारी पहलवानों को जबरन हटाने के संबंध में समिति के अध्यक्ष सरकार को पत्र लिखें। विपक्षी दलों के विशिष्ट सदस्यों की बैठक में ये मांग की गई है कि समिति के अध्यक्ष को उन पहलवानों के संबंध में सरकार को एक पत्र लिखना चाहिए जिन्हें दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना स्थल से जबरन हटा दिया गया था। गौर हो कि रविवार को भारत की ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया के साथ विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन तक मार्च करने का प्रयास करते हुए हिरासत में ले लिया था, जहां उन्होंने प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से अलग अलग समितियां जो है वो बैठक कर रही है और पहलवानों के समर्थन की बात कह रही है, अब अलग अलग समितियों ने बैठक की और बैठक में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात तय हुई है। लगातार पहलवानों की जो मांग थी वो थी ब्रिजभूषण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाने की। पहले तो एफआईआर की मांग की गई थी, फिर उनको पद से हटाने की मांग की गई थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो तीसरी मांग की गई थी वो थी उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की, यानी कि उनको गिरफ्तार करने की। यहाँ पर जिस तरीके से कल भी महापंचायत का ऐलान किया गया था वो महापंचायत भी हुई और समितियां भी जो है उनकी जो पहलवानों के समर्थन में विपक्ष की और तमाम जो लोगों की जो समितियां बनी हुई है उन सभी समितियों के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर नए संसद भवन तक जो मार्च करना था उसको लेकर जो पुलिस की तरफ से बर्बरता देखने को मिली और यहाँ तक कि पुलिस की तरफ से हाथापाई भी देखने को मिली और उसको लेकर अब सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार तक एक समिति के द्वारा, यानी कि समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो सभी के साइन कराकर एक पत्र लिखेंगे और उस पत्र को, यानी कि जो पत्र होगा वो सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सरकार तक ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार हस्तक्षेप करे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ से या फिर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। मगर अब जिस तरीके से पत्र लिखने की बात की गई है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार तक जो पत्र पहुंचेगा तो सरकार शायद अब कहीं ना कहीं जल्द से कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करने की कहते अपील कर सकती है। और सरकार देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो दिल्ली पुलिस को आदेश दिए जा सकते हैं कि ब्रिजभूषण के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी रिपोर्ट कहां तक पहुंची है उसकी भी जानकारी जो है वो शायद सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही गई है, पहलवानों के समर्थन में अब तमाम समितियां जो है वो आने लगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए और आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बीच ब्रजभूषण लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर उन पर कोई भी आरोप साबित होता है तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। देखिए यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से महापंचायत की गई और उसके बाद में ठीक उसके कुछ देर बाद ही कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण की तरफ से भी प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई भी दो सबूत जो है वो कहीं ना कहीं साबित होते हैं तो वो उसके लिए फांसी पे लटकने के लिए तैयार है। मगर इस बयान को वो बार बार बोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि खेल मंत्री की बात करें अनुराग ठाकुर की तो उन्होंने भी कहा कि दिल्ली पुलिस की द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर जो जांच चल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा संयम रखना चाहिए और जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी वो सबके सामने आएगी। मगर अभी तक पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है और अब जिस तरीके से समितियों के द्वारा कहीं ना कहीं पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को तक पहुंचाया जाएगा और उस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो जहाँ तक की जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को जबरन हटाया गया उसके उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जिस तरीके से ये पत्र पहुंचता है उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करती
सकती है और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के कहीं ना कहीं जैसे निगाहों में आएगी और उनके द्वारा कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है कि सरकार शायद इसके अंदर कदम उठाए और पहलवानों को कहीं ना कहीं न्याय की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई नजर आए। मगर अभी तक ब्रिजभूषण को लेकर कोई भी प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। मगर ब्रिजभूषण की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत साबित होता है तो कहीं ना कहीं वो फांसी पे लटकने के लिए तैयार है। मगर आप जिस तरीके से कहते हैं कुछ अध्यक्ष जो है ब्रिजभूषण को पहले हटा दिया गया था अध्यक्ष पद से, आप कहीं ना कहीं कहते हैं यूडब्ल्यू अध्यक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष चुनाव है वो दोबारा से कराया जाए, नहीं तो उनके बॉडी को कहते हैं जो भारतीय बॉडी है उनको हटा दिया जाएगा। मगर सरकार के ऊपर अब कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार के या फिर खेल मंत्री की तरफ से बार बार बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि जो पत्र लिखा जाएगा उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो किस तरीके से हस्तक्षेप कर सकते हैं। जी राजीव, कल की अगर महापंचायत की बात करें तो इस महापंचायत में क्या कुछ खास रहा, क्या फैसले और क्या रणनीति आगे की बनाई गई है? देखिए नरेश टिकैत की और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो पहलवानों के जो मेडल थे वो नरेश टिकैत के पास है और कल जो बैठक की गई यानी कि महापंचायत की गई उसके अंदर भी इसी तरीके का निर्णय निकाला गया है कि मेडल जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को दिए जाएंगे, ना कि वो बहाने वाली जो बात थी वो उसको करा जाएगा। मगर अब सरकार तक कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार को भी लग रहा है कि जिस तरीके से महापंचायत की जा रही है और लगातार किसान जो है और विपक्ष जो है वो पहलवानों के समर्थन में है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर शायद 2024 के चुनाव के अंदर सरकार को कहीं ना कहीं इसको लेकर भुगतना पड़ सकता है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बार बार कहीं ना कहीं बयान दे रही है कि ब्रिजभूषण के ऊपर अगर कोई भी सबूत मिलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें 2024 की तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष और कहते हैं किसान अगर सरकार से नाराज हो जाते हैं तो 2024 के अंदर कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ सकता है और यही चीज सरकार को भी अब समझ में आती जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार और खेल मंत्री की तरफ से भी लगातार बयान मिल रहे हैं कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। पुलिस जांच की जो रिपोर्ट है वो भी सुचारू रूप से अभी तक चलती हुई नजर आ रही है। मगर अभी तक जो नारकोटिक टास्क के लिए बात की गई थी दोनों ही पक्षों की तरफ से, ना तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसके लिए कोई कदम उठाया गया और ना ही अभी तक दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है वो किस तरफ जा रही है और कोर्ट के अंदर क्या कब रिपोर्ट पेश की जाएगी इसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मगर हाँ ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कि जांच जो है वो अभी सुचारू रूप से सही तरीके से चलाई जा रही है। अगर कोई भी सबूत मिलता है तो कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा सकती है। जी राजीव, पहलवान जब अपने मेडल्स को बहाने जा रहे थे उस समय राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ने उनको रोका, वहां पर पहुंचे हरिद्वार में। उसके बाद 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, 5 दिन में से 3 दिन बीत चुके हैं। किस तरीके से पहलवानों की आगे की रणनीति तैयार हो रही है और सरकार इसमें क्या कर रही है खास तौर पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर नरेश टिकैत की हरिद्वार पहुंचे थे और पहलवान कहीं ना कहीं अपने मेडल को बहाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस समय सभी भावुक हो चुके थे और पहलवानों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सरकार उनके साथ ऐसा रही है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की बात करें वो भी वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं पहलवानों को समझाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने कहीं ना कहीं नरेश टिकैत की बात जो थी वो कहीं ना कहीं सहमति भी होते हुए नजर आए। उससे जो मेडल थे वो राष्ट्रपति को देने की बात की गई। यहाँ तक कि 5 दिनों का अल्टीमेटम जरूर सरकार को दिया गया था। 3 दिन जो अल्टीमेटम के थे वो बीत चुके हैं, मगर 2 दिन रह चुके हैं। मगर 2 दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद की जा रही है, कहीं ना कहीं जो किसानों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अगर सरकार 5 दिनों के अल्टीमेटम के बाद कहीं ना कहीं पहलवानों का कहीं ना कहीं या फिर कहें जो पहलवानों की मांग है वो पूरी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन जो है वो किसानों के द्वारा किया जा सकता है और इसका अल्टीमेटम जो है सरकार के पास भी पहुंच चुका है। सरकार को भी पता है कि अगर किसान जो है वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बनती हुई नजर आएगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं खेल मंत्री की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि जो भी कानूनी प्रक्रिया वो अपनाई जा रही है उनको पहलवानों को संयम रखना चाहिए, पहलवानों को कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इस तरीके के बयान जो है वो खेल मंत्री की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। मतलब कि जो ब्रिजभूषण है तो जो सांसद है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने अब अगर एफआईआर दर्ज कर ली है तो उनको संयम रखना चाहिए। मगर लगातार जो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं पहलवान जो है संतुष्ट नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो समिति की बैठक थी
आधार पर जो पत्र लिखा जाने की बात की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाया जाएगा। और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि शायद इसके मामले के अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जग सकती है कि हाँ, जल्दी से जल्दी इस मामले के अंदर फैसला आ सकता है। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार की शाम दो ऐसी मुलाकातें हुई जिनसे एक बार फिर सत्ता के गलियारे में हलचल हो गई है। ये मुलाकात हुई एनसीपी चीफ शरद पवार और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच। इसी के ठीक बाद शरद पवार से उद्योगपति गौतम अडानी ने उनके सरकारी आवास सिल्वर ऑक में जाकर मुलाकात की। ये दोनों मुलाकातें उस समय में हुई है जबकि उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पर हैं। इस दोनों मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। शरद पवार ने अडानी से हुई मुलाकात को भी अभी टेक्निकल कहकर टाल दिया है। उन्होंने इतना कहा कि सिंगापुर से आए शिष्टमंडल को किसी वजह से गौतम अडानी से मुलाकात करनी थी, हालांकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। शरद पवार और गौतम अडानी के बीच ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली है और ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण बन चुकी है क्योंकि ये मुलाकात शरद पवार और एकनाथ शिंदे से बीच मुलाकात के ठीक बाद हुई है। बता दें कि इससे पहले सीएम शिंदे के आवास पर वर्षा पर एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे थे। सामने आया कि शरद पवार मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम का नियंत्रण देने सीएम शिंदे के आवास पर पहुंचे थे। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, दो अहम मुलाकातें और दोनों ही मुलाकातों ने महाराष्ट्र की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। शरद पवार मिले हैं एकनाथ शिंदे से और उसके बाद गौतम अडानी से, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में कल जिस तरह से दो बड़ी हस्तियों ने शरद पवार से मुलाकात की, उसमें सवाल पैदा होता है कि आखिरकार शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बिजनेसमैन गौतम अडानी से क्यों मुलाकात की। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में जरूर कहा कि सिंगापुर से कुछ डेलीगेट्स आए थे, उनका कुछ इंटरनल क्वेरी था, इसी के लिए वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पहले मिले। उसके बाद गौतम अडानी खुद उनके सिल्वर ओक बंगलों पर पहुंचे थे, जहां पर करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मायने कांग्रेसी नेता इस तरह से निकाल रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार जेसीपी जांच की मांग कर रही है और लगातार अडानी पोर्ट में हुए वित्तीय अनियमितताओं के चलते अडानी के ऊपर आरोप लगे हैं, उसी आरोप की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, इसकी मांग चल रही है। लेकिन इस बीच शरद पवार ने जिस तरह से कहा था कि अडानी पोर्ट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है, ऐसे में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और जो एजेंसी जांच कर रही है उनकी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जेसीपी की जांच होगी तो चलेगा। तो यह भी एक बड़ा दांव माना जा रहा है कि क्योंकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य है और दोनों जो दल है उनके साथ, चाहे वो शिवसेना हो या फिर कांग्रेस, दोनों को आपसी सामंजस्य मिलाकर बैठाने का काम शरद पवार को दिया गया है। तो इस मायने से भी ये दोनों बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात का क्या परिणाम होगा, इस पर शरद पवार ने चुप्पी साधी, कोई भी बात इस पर नहीं बोली है। जी सत्यप्रकाश, लेकिन शरद पवार इन दोनों ही लोगों से उस समय मिले हैं जब उद्धव ठाकरे विदेश के दौरे पर हैं, तो क्या राजनीति किसी और रुख कर रही है, ये समझा जाए? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अब ऐसे में उस वक्त पर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई जब उनके ही दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पे, राहुल की संपर्क में राहुल गांधी भी विदेश दौरे पे थे। अब ऐसे में इस तरह की राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा जरूर करती है, लेकिन शरद पवार इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज संजय राउत की इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है,
क्योंकि संजय राउत बेहद करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राम नरेश ने जिस तरह से आरोप लगाया था, कल भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था कि अडानी पोर्ट में जिस तरह से अनियमितता है, अगर अडानी सही है तो उन्हें स्वतंत्र जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। तो तमाम बातें हैं जो एक साथ मिलती है, लेकिन राजनीति में ऐसे सामंजस्य कई बार आते हैं, कई बार चले जाते हैं। इस पर भी किसी तरह का जो है आंकड़ा लगाना सही नहीं होगा, लेकिन जरूर ये बात हो रही है कि महाराष्ट्र में एक साथ तीन चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियां कर रही है। जिस तरह से देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर जगह जगह अब कार्यक्रम होने लगे हैं कि 9 साल में मोदी ने क्या क्या कुछ किया है। तो इस तरह का भी बातें एक देखा जा रहा है कि शरद पवार एक जज के तौर पे जाने जाते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है। ऐसे में अगर शरद पवार दो बड़े उद्योगपतियों से या मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो कोई न कोई अर्थ इसका जरूर होगा। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय सवालों को भी पार्टी के नेता धार देंगे। इसको लेकर हर जिले और महानगर अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है। लखनऊ समाजवादी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में संगठन की जमीन मजबूत करने के साथ ही सत्ता के पांव खिसकाने के लिए उनकी जमीन कमजोर करने की हर संभावना पर काम कर रही है। प्रचार आक्रामक हो या सवाल सरकार को परेशान करने वाले, इसके लिए सपा हर लोकसभा के सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाएगी, जिसमें उनके अधूरे वादे और जन अपेक्षाओं का हिसाब होगा। चुनाव में सपा के नेता और कार्यकर्ता इसे मुद्दा बनाकर जनता से समर्थन मांगेंगे। 2024 में सत्तारूढ़ बीजेपी जब चुनाव में उतरेगी तो उसकी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके होंगे। वादों को पूरा करने और विकास कार्यों के लिए एक दशक का समय काफी होता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी है और सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के किस तरीके से पैर खिसकाए जाएं, एक बार फिर से सत्ता अपने हाथ में की जाए, इस पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से अब एकजुट हो गई है और लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, प्लान तैयार किया है समाजवादी पार्टी ने तमाम सांसदों के नाम, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव है 2024 में और ज्यादा समय नहीं बचा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए एक साल का समय जो होता है बहुत ही कम होता है और उसको लेकर जहां बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी भी अभी क्रम में लग चुकी है और समाजवादी पार्टी ने नया फैसला अपनाया है। उस फैसले के तहत ये कहा जा सकता है कि जो सांसद है, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी के उन सांसदों ने क्या काम छोड़े, क्या अधूरे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएगी, सर्वे कराएगी और साथ ही साथ उसको जानने की कोशिश करेगी और पूरी तरह से कहा सकता है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। कई सवाल है जिस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसको रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जनता के बीच में जाने का काम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी ये कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनको दे दी गई है और साथ ही साथ प्रभारी उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अब राजनीतिक पार्टी को देखते हुए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भी जुट चुकी है और ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव है लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें हैं और अच्छी सीटों को देखते हुए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भी जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी भी अब जो सत्ताधारी पार्टी इसको घेरने का काम करेगी। हालांकि बीजेपी भी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा
सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर वो लोकसभा में सरकार बनाने का काम करे, सहयोग उत्तर प्रदेश के तौर पर काम करने का काम समय मिले। और उसी के चलते अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जीती है और टक्कर जिले की बात भी कही जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। जो अधूरे काम है सांसदों के, उन अधूरे काम को उठाएगी, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे और जनता को बताएगी कि आखिरकार सांसदों ने क्या काम किया और जो अधूरे काम है उनको एक फेयर लिस्ट भी कह सकते हैं कि जो सवाल है उन सवालों पे जनता के बीच में जाने का काम करेगी। जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही साथ प्रभारी उनको जिम्मेदारी दी गई है और इसी को लेकर ये प्लान तैयारी हो चुकी है। जिस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, इस बीच समाजवादी पार्टी ये साफ कह रही है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अब सपा का ये कहना है कि 1 दशक का समय भरपूर होता है कि अगर आपको कोई कार्य करना है। इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीजेपी भी 9 साल की उपलब्धियां अपनी गिनवा रही है, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस बीच कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी नाकामियों को गिनवाने का एक तरह से मोर्चा संभाला है। तमाम जो विपक्षी पार्टी है उन्हें का काम था, इसके काम करिए और ये बात है कि एक समय जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसी भी काम करने के लिए, और उन अधूरे काम जो सांसदों के अधूरे काम है उन अधूरे काम करने उठाने को काम करेंगी और जनता के बीच में जाने का काम करेंगी और वही मुद्दा बनाकर वो लोकसभा चुनाव में जाएंगे और कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब अपने चुनावी वादे कहे जा सकते हैं, उन चुनावी वादों को बताने का काम करेंगे कि साफ तौर पे ये काम अधूरे थे, इनको पूरा किया जाएगा और जो नए काम होंगे उनको पूरा किया। तो पूरी तरह से बीजेपी भी तैयार है और समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में तैयार है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हो, सबसे ज्यादा ये कहा जा सकता है कि आबादी के स्तर से एक बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं और उनको 80 लोकसभा सीटें में 2019 में 14 सीटें बीजेपी हारी थी और वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से ज्यादा से ज्यादा सीटें आई थी। और लेकिन हालांकि बुआ और बबुआ का कह सकते हैं गठबंधन नहीं चला था, लेकिन एक बार ये जो साफ दिखाई दे रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के दल, छोटे जो दल है उनके साथ समन्वय है, जिनका विलय है, वो उनके साथ ही लड़ेगी। लेकिन ये अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि बुआ बबुआ एक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा ये समय बनेगा। लेकिन फिलहाल अपनी अपनी जो कह सकते हैं कि सियासी विसाख होती है वो बिछाना शुरू कर दिया है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी के अन्य नेतागण गुरुवार को देर शाम रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। 2 जून यानी आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्रीय अध्यादेश के विरोध को लेकर सहयोग की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलकर सहयोग की मांग की थी, जिसमें भी भगवंत मान साथ रहे थे। और अब केंद्रीय अध्यादेश का विरोध और गैर बीजेपी शासित राज्यों में उत्पन्न संकट को लेकर 2 जून यानी आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली और पंजाब के सीएम भेंट करेंगे। इस दौरान सहयोग की मांग की जाएगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान झारखंड दौरे पर हैं। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। दिल्ली में केंद्र की ओर से जो अध्यादेश लेकर आया गया है उसके विरोध में, उसके खिलाफ ये बातचीत होगी कि किस तरीके से उस अध्यादेश को राज्यसभा में पास ना होने दिया जाए। इसको लेकर समर्थन मांगेंगे हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा संभव है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता विजय वोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान आज झारखंड के दौरे पर हैं, हेमंत सोरेन से आज वो मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल। मुस्कान, बात करें तो सारा कुछ जो है केंद्र द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसके मुद्दे को लेकर लगातार जो है अलग अलग राज्यों में मुस्कान ये जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, लगातार मतलब कल भी बात करें तो चेन्नई में एसके स्टालिन से मिले, पहले महाराष्ट्र गए, एमपी गए, उसके बाद कई जगह पर जो जा रहे हैं। असल में ऑर्डिनेंस तो एक बहाना है, पर 2024 में विपक्ष को एक साथ लाना है। मुस्कान, ये बात पूरी तथ्य के साथ कही जा सकती है, क्योंकि 2024 के इलेक्शनों में कुछ ही समय बच गया है। तो इलेक्शनों को देखते हुए ये ऑर्डिनेंस के बहाने लगातार जो है भगवंत मान और केजरीवाल विपक्ष को इकट्ठा ला रहे हैं, ताकि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जो है एकजुटता होकर चुनाव जो है लड़े जा सके 2024 के। मुस्कान, 2024 को लेकर भी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और अध्यादेश तो बात है कि अरविंद केजरीवाल साथ में मौजूद रहेंगे। किस तरीके से समर्थन उनसे मांगा जा सकता है, क्योंकि पहले भी कई राज्य ऐसे हैं जो समर्थन दे चुके हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल। मुस्कान, बात करें तो जो केंद्र से भाजपा सरकार है, जो उनके विरोधी हैं, जितनी भी भाजपा केंद्र शासित सरकारें नहीं है जहां पर विपक्ष है, उनको एक साथ लाने की पुरजोर जो तैयारी करी जा रही है। अब देखना होगा इसका जो गठबंधन होगा उसका नेता कौन होगा, पर कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पे कही जा सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हो, लगातार दौरों पे हैं, अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं और विपक्ष को एक साथ लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, ताकि 2024 के चुनावों में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए, भाजपा को कहीं ना कहीं केंद्र से बाहर करा जा सके। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्वरूप में किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य की विरासत है और इसमें कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य और इसके लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। भगवंत मान ने यूनिवर्सिटी से जुड़े तथ्यों की मजबूती के साथ दर्ज कराते हुए कहा कि इस संस्थान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रांतीय महत्व को देखते हुए इसका पंजाब के लोगों के साथ दिल और भावनात्मक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत का प्रतीक है और ये पंजाब के नाम की समानार्थी भी है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये यूनिवर्सिटी केवल पंजाब और उसकी राजधानी चंडीगढ़ की जरूरतों को पूरा करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रांटों को लेकर लगातार पंजाब और हरियाणा में बहस रही है और इसी को लेकर मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल बता देंगे। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से जो है बैठक ली गई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होते हुए नजर आए। हालांकि बीती कल जो बैठक हुई है उसमें कई कुछ देखने को सामने आया। इसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कहते हुए नजर आते हैं कि पंजाब की विरासत जो है वो पंजाब की यूनिवर्सिटी है। तो पंजाब में हर एक राज्य से जो है, अगर चंडीगढ़ बात करें तो चंडीगढ़ आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इसके चलते ग्रांट का जो है वो कहीं ना कहीं पेड़ का जो है बीच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब के गवर्नर की तरफ से जो है मीटिंग की गई, प्रेस वार्ता की गई, उसमें भी बताया गया कि 20% पंजाब डाल दे और 20% हरियाणा डाले, जो है 60% यूटी डालेगी, जिसके चलते जो है पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का खर्च जो है वो होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात माने तो वो इस बात को मानने से मना करते हुए नजर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर किसी और का हक जो है वो नहीं होगा। पंजाब के ऊपर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हक जो है वो रहने की बात कर रही है। और कहीं ना कहीं जब पंजाब यूनिवर्सिटी के खर्चों की बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के खर्चे जो है वो पहले से ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ये ग्रांट का जो है दिक्कत जो है आती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बात करें, केंद्र सरकार जो है ग्रांट जरूर देती है, पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को ग्रांट की जो बात है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। तो पंजाब सरकार ग्रांट देने के लिए ये मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी कि ग्रांट जो है कितनी जो है किस तरफ से वो ली जाए। जी, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? जी बिल्कुल। अगर इस बैठक की बात करूँ, बैठक निकली है और जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो अब बाहर गए हुए हैं, जिसके चलते आज चेन्नई का दौरा करेंगे और आज जो है आने वाली 5 तारीख को जो है ये बैठक दोबारा होगी। और दोबारा बैठक होने के बाद जो है निर्णय जो है लिया जाएगा कि 20% जो है वो पंजाब या हरियाणा डाले और 60% जो है यूटी डाले। ये माननीय गवर्नर जो है पंजाब के कहते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते अगर यूनिवर्सिटी के खर्च की बात की जाए तो वो पूरा हो सकता है। जी, अधिकारों की बात भी एक बार फिर से इस बैठक में उठी, क्योंकि हरियाणा जो है वो यूनिवर्सिटी पर अपना अधिकार भी जता रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल। देखा जाए तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कह रहा है कि हम अगर ग्रांट देंगे तो उसमें हमारे कॉलेजों को मान्यता प्राप्त भी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से देनी पड़ेगी। तो ये बात भी कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आई है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है पंजाब के लिए ही रहेगी और जो हरियाणा को इसमें बनता हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पंजाब की यूनिवर्सिटी है। तो जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी पर है जो टाका नहीं डालना दिया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं अगर हम 20% देंगे तो हमें अपने कॉलेजों को मान्यता प्राप्त की पंजाब यूनिवर्सिटी चाहिए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का गुरुवार को आगाज हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पहली संध्या पर पुलिस बैंड के साथ और स्थानीय कलाकारों ने जमकर धमाल मचाया। शाम 6 बजे कलाकारों द्वारा रिज मैदान पर पहाड़ी नाचियों की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं 8 बजे राज्यपाल रिज मैदान पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हिमाचल प्रदेश पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ पाइन्स ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया। बैंड द्वारा देशभक्ति गानों के अलावा पुराने फिल्मी गाने और बॉलीवुड गानों को भी बजाया गया, तो वहीं समर्पण सीरियल देखने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पंडाल दर्शकों से पूरी तरह से लबालब रहा, तो वहीं बाहरी राज्यों से शिमला घूमने आए पर्यटक भी समर फेस्टिवल देखने के लिए पहुंच गए थे। पंडाल के बाहर लोग खासकर पहाड़ी नाटी पर जमकर झूमे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, आज इस तरीके से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, कल पहला दिन रहा, क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल देखिए, शिमला ग्रीष्मोत्सव शिमला समर फेस्टिवल 1 से 4 जून तक हर साल मनाया जाता है और इस साल भी 1 जून को इसका जो है शुभारंभ किया गया। और जो पहली सांस्कृतिक संध्या है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलन के साथ जो है इस समर फेस्टिवल की शुरुआत की है। और पहली सांस्कृतिक संध्या की बात करें, हिमाचल पुलिस बैंड है द हार्मनी ऑफ पाइन्स, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक अभी मिल चुकी है। शानदार प्रस्तुति उनकी रही है और इसके अलावा जो विभिन्न स्कूलों के बच्चे थे, चाहे वो दयानंद, लॉरेटो कॉन्वेंट, डीएवी दयानंद, विभिन्न जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी शानदार प्रस्तुतियां रही हैं। बच्चों ने अलग अलग मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें नाटी भी है, स्कूली फिल्मी गाने भी हैं और जो क्लासिकल सॉन्ग्स भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा डॉग शो पुलिस विभाग की तरफ से किया जा रहा है और रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न जो विभाग है उन सबके स्टॉल्स जो है वो रिज मैदान पर लगाए गए हैं। स्किल्स गेम का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के लिए जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं ये 4 दिन तक जो है आयोजित की जाती रहेंगी। हालांकि इस दौरान थोड़ा भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है उसमें थोड़ी अव्यवस्था भी रहती है। पुलिस को मुस्तैद किया गया है। पुलिस का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मोत्सव के लिए पर्यटक भारी संख्या में जो है शिमला पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो सुरक्षा और सतर्कता दोनों बरत रहा है। जी, कल पहला दिन रहा है, कितने दिन ये फेस्टिवल चलेगा टीना जी, और कौन सी बड़ी हस्तियों के इसमें आने की उम्मीद है? जी देखिए, ये 4 दिन तक ये चलता है। एक से एक पिछले कल से इसकी शुरुआत हुई है, 4 जून तक ये चलेगा। और जिस तरह मैंने बताया कि विभिन्न गतिविधियां इसमें रहने वाली है, स्कूली बच्चों के लिए रहने वाली है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विभिन्न स्कूलों की प्रस्तुतियां। इसके अगर हम आज की बात करें, आज जो है नाटी किंग है कुलदीप शर्मा, वो उनकी नाइट रहने वाली है। इसके अलावा काकाराम ठाकुर है, गीता भारद्वाज शामिल होने वाले हैं। और 3 तारीख को जो है 3 जून को पंजाबी गायक है सरताज, उनको बुलाया गया है। और इसी तरह जो 4 दिन तक जो कार्यक्रम रहने वाला है, विभिन्न जो स्टार्स रहते हैं उनकी नाइट्स रहती हैं, उनका आकर्षण रहता है। और जो विभिन्न जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए भी ऑडिशन रखे जाते हैं। वो ऑडिशन से उनकी सिलेक्शन की जाती है और जो लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग हैं और चाहे पर्यटक है, काफी जो ये जो समर फेस्टिवल रहता है उसका उनको इंतजार रहता है और काफी इंजॉय वो लोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो कलाकार हैं एक मंच पर उनको दिखाई देते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। तो ये जो और इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला है, वहाँ के कलाकार भी यहाँ पहुँचते हैं और अपनी जो प्रस्तुति है वो देते हैं। जी, मौसम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस समय शिमला में, क्योंकि कभी बारिश तो कभी बर्फबारी की बात सामने आ रही है। तो इस मौसम के करवट से बचने के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई है फेस्टिवल में? जी देखिए, मंच तो बिल्कुल उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से जो मंच है उस पे टेंट भी लगाया गया है और अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। वीआईपी के लिए जो टेंट है वो उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर वैसे बात करें, अगर बारिश आती है तो जरूर ये जो व्यवस्था है उसका आलम वहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है कि अगर शाम के टाइम जब कार्यक्रम शुरू होता है उस दौरान अगर बारिश होती है तो
तो बारिश से बचने का कोई ऐसा इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। और ऐसे में जरूर संभावना है कि अगर बारिश आती है तो कार्यक्रम ये ढुल सकता है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है या लोग हैं वो यही एक प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिश ना हो, ताकि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि अगर बारिश आती है तो जरूर कार्यक्रम जो है बाधित हो सकता है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जून को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर हल्द्वानी आ रहे हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री धामी 2 जून शुक्रवार यानी आज दोपहर 1 बजे रीठा साहेब हेलीपैड चंपावत से हेली द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1:15 पर गौलापार स्टेडियम पहुंचकर कार द्वारा प्रस्थान कर 1:30 बजे तक सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी 3:15 पर एफटीआई हेलीपैड से बनबसा जिला चंपावत के लिए रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं, किस तरीके से उनका ये दौरा? देखिए मुस्कान, आज पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हल्द्वानी दौरा है और जो जानकारी अभी मिली है जिलाधिकारी वंदना सिंह के मुताबिक तो आज करीब 1 बजे वो रीठा साहिब हेलीपैड चंपावत से हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर करीब 1:15 में गौरापार स्टेडियम पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 1:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। काठगोदाम में अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक करने का कार्यक्रम उनका रखा गया है और उस बैठक में यहाँ पर जो है तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं हल्द्वानी के अंदर और उसके अंदर नंदा जिले की बात की जाए, कुमाऊं की बात की जाए, तो उसमें जो काम करते हैं उसको लेकर के यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी और कामों को लेकर विचार विमर्श यहाँ पर करने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। और उसके बाद करीब 3:15 पर एफटीआई हेलीपैड से वो बनवसा जिला जो चंपावत है वहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो पूरी तरीके से आज अधिकारियों से बैठक का कार्यक्रम रखा गया है और इस बैठक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं और अधिकारियों से बैठक करने का ही कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे तो यहाँ पर अधिकारियों से बैठक करके यहाँ विकास कार्य की कहीं से चर्चा होनी है और आगे के काम यहाँ पर जो लगातार पेंडिंग है उनको लेकर कहीं ना कहीं उनकी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाने हैं। अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री दौरे पर आ रहे हैं, अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे और किस तरीके से उनको दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए मुस्कान, किसी यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुमाऊं के अंदर कई अधिकार कार्य ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर होने हैं और उसको लेकर लगातार लंबे समय से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा था। बीते दिनों यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर उनकी तरफ से भी यहाँ पर एनएच के जो है बैठक की गई, विकास कार्य की चर्चा की गई है और इन सभी कई कार्यों के कहीं ना कहीं फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेना है। अधिकारी की तरफ से यहाँ पर जो उनको निर्देश दिए गए थे पुष्कर धामी की तरफ से, वो अधिकारी तक कितने काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम आगे होने हैं, उन कई कामों को लेकर चर्चा यहाँ पर होनी है और उसको लेकर के पुष्कर धामी यहाँ पहुंचेंगे, अधिकारी से बैठक की जाएगी और जो विकास कार्यों को लेकर के जो यहाँ पर फीडबैक है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर लेने की बात की जा रही है। अधिकारियों के सामने यहाँ पर जो काम की यहाँ पर जो चर्चा होनी है उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने रूपरेखा रखने वाले हैं और किस काम की कितनी टाइम अवधि के अंदर जो काम नहीं हुआ है उसको लेकर भी सही निर्देश यहाँ पर जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो काम लगातार चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर पुष्कर धामी आएंगे और जो दिशा निर्देश है कहीं ना कहीं उनकी तरफ दिए जा सकते हैं। इसके बाद वो आगे भी अपने कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। हल्द्वानी के बाद क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि चंपावत के दौरे पर उसके बाद जाने वाले हैं सीएम? देखिए करीब 3:15 पे वो बनबसा पहुंचने वाले हैं। बनबसा में यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम उनके रखे गए हैं और वहाँ जो लगातार जिस प्रकार से जो विकास कार्यों को लेकर पुष्कर धामी ने जनता से जो वायदे किए हैं उसमें कई प्रकार से चीजें वहाँ पर आप होनी है और कई वहाँ पर जो शिलान्यास है, कई वहाँ पर उद्घाटन ऐसे हैं जो लगातार लंबे समय से जो जनता यहाँ पर लगातार इंतजार करती है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और ये दौरा इसलिए अहम बताया जा रहा है क्योंकि लगातार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, जनता से लगातार मिलने की बात की जाती है, उसको लेकर के आगे चीजें होनी है और
कई प्रकार से जनता के साथ बीच में जाकर के उनका मन टटोलना कहीं ना कहीं मुस्लिम धामी लगातार करते रहे। तो ये सारे काम होने बनबसा में कार्यक्रम है और उसके अलावा यहाँ पर चंपावत में जाकर के वो लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम होने हैं और इस कार्यक्रम के तहत लगातार यहाँ पर जो है चीजें और अधिकारी लगातार तैयारी करते हैं। अधिकारियों को किस तरीके के निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री धामी आज, क्योंकि उनकी मुलाकात अधिकारियों से है? देखिए मुस्कान, अधिकारियों के साथ लगातार उनकी जो है लगातार बातें होती हैं और कामों को लेकर चर्चा यहाँ पर लगातार और कहीं ना कहीं फीडबैक लेने की बात लगातार सामने आती है। अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर जो अभी तक काम यहाँ पर जो चल रहे हैं, विकास कार्य की बात की जाए, जो रोडों की कनेक्टिविटी की बात की जाए और जो अन्य जो काम जो उद्घाटन कर चुके हैं उस पर जिस प्रकार से आगे काम हो रहा है, इन सभी चीजों की चर्चा होगी। और अगर किसी काम में यहाँ पर देरी होती दिखाई दी उनको और जिस प्रकार से यहाँ पर शिथिलता अगर काम में नहीं पाई गई तो उसको लेकर यहाँ पर निर्देश जो कहीं ना कहीं वो दे सकते हैं। और जो तमाम कार्य हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो रोड कनेक्टिविटी को लेकर के जो लगातार काम चल रहे हैं उस पर जिस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के यहाँ पर अधिकारी बैठक होती है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जून तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम का मिजाज बदलने से अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 11 से 14 डिग्री नीचे चला गया है। प्रदेश में खराब मौसम की जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार मार पड़ रही है। गुरुवार को दूसरे दिन भी रामबन के डलवास इलाके में भूस्खलन के कारण 5 घंटे से अधिक समय तक हाईवे बंद रहा। इससे दोनों तरफ से सैकड़ों वाहन फंसे रहे। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि रामबन के डलवास में हाईवे की मरम्मत के चलते यातायात बंद रखा गया है। उधर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जून की शुरुआत भी ठंडे मौसम के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम का मिजाज बदलने से अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 14 से 18 डिग्री नीचे चला जा रहा है। राजधानी श्रीनगर में बुधवार रात से ही शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार तक भी जारी रहा। लगातार बारिश से पूरे कश्मीर में सर्दी का आलम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी कल तक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से इस समय का मौसम? देखिए, आज अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में धूप हल्की फुल्की खिली है, लेकिन जून माह की अगर बात करें तो इन दिनों गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में होती है और अभी भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ठंडक का एहसास हो रहा है। लोग गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और खास करके कहा जाए लगातार कल बारिश देखने को मिली, खास करके कटरा के इलाके में भारी बारिश जो है वो हुई है, जिसके चलते चावल सेवा जो है वो प्रभावित रही। और इसी प्रकार कश्मीर घाटी में भी लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू के हों या कश्मीर के हों, वहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला जो था वो जारी रहा। कई इलाकों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिली, जिससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 11 से 14 डिग्री तापमान जो है वो नीचे चला गया है और आने वाले कल तक कहा जाए तो मौसम इसी प्रकार बना रहेगा अगर मौसम विभाग की माने तो। लेकिन उसी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं भी चलेंगी और मौसम का मिजाज कल तक जो है वो और बिगड़ा रह सकता है। लेकिन कहा जाए तो मौसम ने लगातार करवट बदली हुई है और जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है। मुस्कान, रविंद्र, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 5 घंटे तक जम्मू कश्मीर हाईवे जो है, जम्मू श्रीनगर हाईवे, वो भी बाधित रहा क्योंकि भूस्खलन की वजह से बाधित रहा है। ऐसी कई जो चीजें हैं वो लगातार पहाड़ों में हो रही है, उसको लेकर क्या जानकारी, किस तरीके से पर्यटकों को, क्योंकि वैष्णो देवी की यात्रा भी चल रही है, तो पर्यटकों को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो वैष्णो देवी रूट है वहां पर भूस्खलन नहीं होता है। जो कश्मीर घाटी जाने वाला रास्ता हाईवे है वहां पर रामन का डलवास इलाका है, बैटरी चश्मा हो गया, या पंथाल का इलाका है, वहां पर भूस्खलन होता है। और कल भी भारी बारिश के चलते जो है कीचड़ भरा मलबा जो है वो हाईवे पे आ गया। हालांकि उसको सफाई करने में टाइम लगा, करीब 5 घंटे तक हाईवे जो है वो बंद रहा। वहीं अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड में भी लगातार भूस्खलन जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से मुगल रोड जो है वो भी बंद पड़ा है। लेकिन कल जो NH-44 है वो बंद रहा भूस्खलन के चलते, कीचड़ भरा मलबा आने से। कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो जो कश्मीर घाटी जाना चाहते हैं, जो पर्यटक हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो हैं जो रास्ते में फंस जाते हैं उनको बहुत सी दिक्कतें जो है वो होती हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बिगड़ा हुआ है। वहीं कोकरनाग की बात करें तो 10 साल में इस बार सबसे ज्यादा मई माह में सबसे ज्यादा बादल जो हैं वो बरसे हैं, जिससे मौसम काफी ज्यादा जो है वो बदल चुका है। जी जिस तरीके से वैष्णो देवी चौपर सेवा भी प्रभावित हुई है, क्योंकि मौसम लगातार खराब है, आने वाले समय में कल तक के लिए मौसम जो है वो खराब बताया जा रहा है। ये सेवाएं कि कब शुरू होने जा रही है और यात्रियों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, कल चौपर सेवा प्रभावित रही। मौसम के मुताबिक ही चौपर सेवा शुरू की जाती है, क्योंकि अगर बादल भी ज्यादा होंगे तो पहाड़ों में बादल होने की वजह से जो हेलीपैड है वो नजर नहीं आता, और ऐसे में किसी घटना के होने की आशंका रहती है। और यही वजह है कि चौपर सेवा जो है, कल भारी बारिश जो है वो देखने को मिली, खास करके कटरा के अंदर। तो इसी वजह से चौपर सेवा जो है वो बंद कर दी गई। लेकिन यात्री जो है पैदल रूट जाने वाले या फिर घोड़े पे या पालकी पे जाने वाले वो जा सकते हैं। हालांकि बैटरी कार सेवा जो है, जो अर्धकुंवारी से भवन तक चलती है, वो भी प्रभावित रहती है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जो है रास्ता बंद कर दिया जाता है। और आज जिस प्रकार से मौसम खुला है तो हो सकता है कि चौपर सेवा को फिर से शुरू किया जाए, और यात्रियों के लिए, यात्री जो हैं जो चौपर सेवा लेकर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो वो वहां पहुंच पाए और माता रानी के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर पाए। मुस्कान। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जून यानी कल तक प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश की ज़्यादातर संभावना है, जिसकी वजह से यात्रा प्रभावित हो रही है। चौपर सेवा प्रभावित हुई है क्योंकि बारिश का मौसम है और ख़राब मौसम की वजह से चौपर सेवा में दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से चौपर सेवा को प्रभावित किया गया है, प्रभावित हुई है, बंद की गई है चौपर सेवा, और इसी वजह से यात्रियों को भी कुछ समस्याओं का सामना इससे करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर कटरा की बात करें तो कटरा में भी भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से यात्रियों को और श्रद्धालुओं को खासा यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।